नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। इस चैनल पर आपको डेली रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 का एनालिसिस मिलता है और जितना भी क्वेश्चन बताते हैं 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन बताते हैं। 20 दिसंबर के तीनों शिफ्ट का अलग अलग वीडियो है चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो आज मुझे तीनों शिफ्ट के कुछ और भी क्वेश्चन मिले हैं, तो इस वीडियो में तीनों शिफ्ट के बचे हुए प्रश्न बताएंगे, साथ में VVI एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे जो जिनका एग्जाम अभी बाकी है उनके लिए लाभदायक साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो पौधों में लचीलापन के लिए जो जिम्मेदार है वो है कोलेंकाइमा। ठीक है, यहाँ से 3 प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको याद रखना है। कौन कौन सा है वो? देखिए, पौधों में लचीलापन प्रदान करता है कोलेंकाइमा। पौधों में कठोरता और मजबूती प्रदान करता है कौन? तो स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में ये आपको बता रहे हैं। और ये पेरेंकाइमा जो है ये ऊतकों का ये कार्य है कि भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और पौधे को पानी पर तैरने में मदद करता है कौन? पेरेंकाइमा। ठीक है, अब ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है इसको। कैसे? देखिए, पौधों में लचीलापन कोलेंकाइमा, शब्दों से रिलेट करना है। ठीक है, लचीलापन कोलेंकाइमा, लचीलापन कोलेंकाइमा। और मजबूती और कठोरता प्रदान करता है स्क्लेरेंकाइमा, है ना। पौधों में कठोरता और मजबूती कौन प्रदान करता है? तो स्क्लेरेंकाइमा। और जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में जो सहायक है वो है पेरेंकाइमा। तो इसको ऐसे रिलेट करिए। देखिए, लचीला लो आ रहा है इसमें, लो लचीला कोलेंकाइमा। अब प्रकाश संश्लेषण में हो गया पेरेंकाइमा। पोषे प्रकाश संश्लेषण में इस जो मदद करता है पेरेंकाइमा, है ना। पोषे प्रकाश संश्लेषण, पोषे पेरेंकाइमा, ये दोनों याद हो जाएगा तो आपको कठोरता और मजबूती वाला रहेगा, तो ये आपको आसानी से याद ही रहेगा। ठीक है, तो कोलेंकाइमा जो है लचीलापन प्रदान करता है। अब प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन और पानी का जो पर तैरने में मदद करता है वो है पेरेंकाइमा। और कठोरता और मजबूती जो प्रदान करता है वो स्क्लेरेंकाइमा। ये तीनों ऊतक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभी क्या कोलेंकाइमा पूछा गया, आने वाले शिफ्ट में निश्चित रूप से ये वाला स्क्लेरेंकाइमा और पेरेंकाइमा पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको रट के रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क के किस भाग में सर्वप्रथम सूचना प्राप्त होती है? तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है। सबसे पहले सूचना कहाँ प्राप्त होती है? तो मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है। ठीक है, अच्छा, मस्तिष्क का कितना भाग होता है मान लो? तो मस्तिष्क का मुख्यतः 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, जिसमें कि सेरेब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये अग्र मस्तिष्क का भाग है ना। सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है। जैसे कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है वो शरीर का वो मतलब मस्तिष्क का वो कौन सा हिस्सा जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो वो है सेरिबेलम। याद रखना है कौन सा है? सेरिबेलम। संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरिबेलम। ठीक है, एक एक प्रश्न रहेगा, कतई जहर प्रश्न रहेगा। सारे प्रश्नों पॉइंट, एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, मिस नहीं करना, लापरवाही नहीं करना। ठीक है, तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। इसको याद कैसे रखना है? आपको याद रहेगा, कभी भूले नहीं। देखिए, संतुलन का इंग्लिश क्या होता है? बैलेंस। तो बैलेंस बेलम, बैलेंस बेलम, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरेबेलम। बेलम देखिए ऑप्शन में रहेगा, सेरेब्रम रहेगा, है ना, थैलेमस रहेगा, सेरिबेलम रहेगा। तो आप जब ऐसे रिलेट करेंगे तो आसानी से आपको तुरंत दिमाग में समझ में आ जाएगा, हाँ यही आंसर होगा। ठीक है, बैलेंस बेलम, है ना, बैलेंस बेलम। तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? तो सेरिबेलम। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आता है ये कि भूख, प्यास और नींद को नियंत्रित कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो भूख, प्यास और नींद को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, याद रखना है, हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास और नींद को नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस। और एक प्रश्न लिखना है कि आपको कि पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है? तो वो भी हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से 2 प्रश्न यहाँ हो गया, भूख, प्यास, नींद को, और पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है कौन? तो हाइपोथैलेमस करता है। तो इतने सारे इफेक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किन्हीं में से कौन सी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती है लेकिन गर्म या ठंडे पानी के साथ नहीं करती है ना। भाप के साथ अभिक्रिया करता है लेकिन गर्म या ठंडे पानी के साथ नहीं करता है। तो वो यहाँ पर देखना क्या, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा जो है ये धातु जो है भाप के साथ अभिक्रिया करती है लेकिन गर्म या ठंडे पानी के साथ
ये अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, अब ऑप्शन में जो होगा उसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम या तो जिंक या तो लोहा। तो ऑप्शन में शायद एल्युमिनियम था तो आंसर एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, तो एल्युमिनियम, जिंक और लोहा क्या है, ये ऐसी धातु है जो भाप के साथ अभिक्रिया करती है लेकिन गर्म पानी या तो ठंडा पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब बात करते हैं क्या, ये धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। धातुओं और पानी के साथ उनकी अभिक्रिया के बारे में कुछ और चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। जैसे मैग्नीशियम गर्म पानी से क्रिया करता है, मैग्नीशियम गर्म पानी से क्रिया करता है। सोडियम और पोटेशियम जैसे जो है कि ठंडे पानी से तेज़ी से अभिक्रिया करती है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जो है ये ठंडे पानी से तेज़ी से अभिक्रिया करती है। कैल्शियम धातु जो है ये जल से अभिक्रिया करके जल पर तैरती है। कैल्शियम धातु जो है जल से अभिक्रिया करके जल पर तैरती है। जो लेड यानी कि सीसा, तांबा, चांदी और सोना जैसी धातुएं पानी के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है ना, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेड, तांबा, चांदी और सोना ये सब पानी के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आहार श्रृंखला के बारे में आया था कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया था कि शाकाहारी जो है प्रथम पोषी स्तर है, तो ये गलत है मालूम। शाकाहारी जो है ये प्रथम पोषी स्तर में नहीं आता है, ये शाकाहारी जो है द्वितीय पोषी स्तर में आता है। शीर्ष मांसाहारी जो है ये प्रथम पोषी स्तर यहाँ दिया है, तो ये भी गलत है। और छोटे मांसाहारी द्वितीय पोषी स्तर में आता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ था, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर इसको डिटेल में समझिए। देखिए, खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर उत्पादक या स्वपोषी होता है। तो प्रथम पोषी स्तर में कौन आता है, उत्पादक या तो स्वपोषी। ये सौर ऊर्जा को अस्थिर करके जो उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो प्रथम पोषी स्तर में कौन आ गया, उत्पादक और स्वपोषी। शाकाहारी जो है ये शाकाहारी उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर में आते हैं। शाकाहारी उपभोक्ता जो है द्वितीय पोषी स्तर पर आते हैं। ये वनस्पतियों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये वनस्पतियों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी ये द्वितीय पोषी स्तर में आता है। लघु मांसाहारी या तो द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर में आते हैं। लघु मांसाहारी या तो द्वितीय उपभोक्ता इसी को बोलते हैं, ये तृतीय पोषी स्तर के अंतर्गत ये आता है। और शीर्ष मांसाहारी जो है या तो तृतीय उपभोक्ता जो है ये चतुर्थ पोषी स्तर पर ये आता है। ठीक है, तो ये इतने सारे चीज़ें याद रखना है। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, दो जो कतई जहर प्रश्न है, याद रखना है कौन कौन सा है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है, तो 10% स्थानांतरण होता है, ये याद रखना है। ठीक है, और एक प्रश्न और याद रखना कौन सा, कि ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम किसने दिया था। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम किसने दिया, तो लिंडमैन ने दिया था। याद रखना है, लिंडमैन। ठीक है, ये दोनों प्रश्न याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है, तो केवल 10% ही स्थानांतरण होता है। और ऊर्जा का स्थानांतरण का 10% नियम किसने दिया, तो ये लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा किसके उत्पादन को अस्थिर करने के लिए एक समझौता तैयार किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है यूएनईपी द्वारा ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए सीएफसी के यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को रोकने के लिए एक समझौता किया था। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है किसको रोकने के लिए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकने के लिए एक समझौता किया था। ठीक है, अब यहाँ से भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए जिस टाइप के प्रश्न पूछा गया है, जिस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं उसी से रिलेटेड और उसी से रिलेटेड टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ना है, अभी कुछ भी नहीं पढ़ना है। या तो आप ऐसे नहीं कि कुछ अभी बुक पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या तो आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, वो सब अभी कुछ नहीं। जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी से रिलेटेड टॉपिक को आपको पढ़ना है। अब जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है अति महत्वपूर्ण, आपको वो चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, और वही क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। ऐसा हमेशा कई वर्षों से देखा गया है कि जो क्वेश्चन आ जाता है, जिस टॉपिक से आ जाता है वहीं से क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करते हैं,
तो इसका फुल फॉर्म पहले याद रखना है ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है UNEP, इसकी स्थापना कब हुआ था मालूम? इसकी स्थापना हुआ था 5 जून 1972 को, 5 जून 1972। सारे चीज़ें आपको नोट करके रखना है, ठीक है। 5 जून 1972 को। और कहाँ हुआ था? तो नैरोबी केनिया में हुआ था। केनिया की राजधानी नैरोबी में हुआ था, है ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना। अब ये 5 जून जो है, ये 5 जून 1972 को हुआ था। इसी 5 जून से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, क्या कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहीं से आया ये 5 जून, ठीक है, क्योंकि ये है ना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना इस तारीख को हुआ था, तो यहीं से आया है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। ये हो गई चीज़ें। और इसका मुख्यालय पूछे, है ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय पूछे तो इस जहाँ पर स्थापना हुआ था वहीं मुख्यालय है ना। स्थापना इसका हुआ था केन्या की राजधानी नैरोबी में, तो इसका मुख्यालय का नैरोबी में, ठीक है। अब रही बात क्या, यहाँ पर एक आया क्या, ओजोन। अब ओजोन से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन परत क्षरण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो ओजोन परत जो क्षरण के लिए सबसे जिम्मेदार गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। और ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत संरक्षण से है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन का उदाहरण पूछा था। ये पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में, तो याद रखना है। निलंबन ऑप्शन में दिया था जल में चोक पाउडर का मिश्रण, ये क्या निलंबन का उदाहरण है, ठीक है। निलंबन का उदाहरण से आपको यहाँ पर समझिए, देखिए निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें विलेय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं। निलंबन के कुछ उदाहरण याद रखना है, डायरेक्ट उदाहरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो निलंबन के उदाहरण है जैसे गंदा पानी, बुरादा जल का मिश्रण, आटे और पानी का मिश्रण, धूल के कणों और हवा का मिश्रण, कोहरा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम दूध जो है, ये सब निलंबन के उदाहरण हैं, ठीक है। निलंबन के ये सब उदाहरण हैं। और ये हो गया। और क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, अच्छा दूध पूछेगा क्या था? दूध एक पायस है ना, इमल्सन है। दूध क्या है? एक इमल्सन है यानी कि पायस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काउंसिल और तमिलनाडु सरकार के द्वारा हाल ही में किस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये किया गया था सांस्कृतिक उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए। उन्होंने आर्थिक नवाचार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बढ़ावा देने तथा युवा कलाकारों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था ब्रिटिश काउंसिल और तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखना है। कौन कौन सा? कावेरी जल विवाद ये किस राज्य के बीच है? तो कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तमिलनाडु से क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ पर आपको बताते हैं, नोट करना है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम इसे रिलेट करना, भरत तमिलनाडु, ठीक है। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू महोत्सव काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। और कुछ मंदिर है जो कि तमिलनाडु से पूछा जाता है, जैसे मीनाक्षी मंदिर पूछ देगा कहाँ है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है। अब मीनाक्षी मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर ये दोनों द्रविड़ शैली में बना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना किस शैली में बना है। मीनाक्षी मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर ये द्रविड़ शैली में बना है, और ये दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। अब कांचीपुरम का कैलाश मंदिर जो तमिलनाडु में, इसी तरह आएगा एलोरा का कैलाश मंदिर। तो एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ है? वो है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एलोरा वाला महाराष्ट्र में और कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है तमिलनाडु में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक स्तर पर लगभग कितने मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रहते हैं? तो विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक स्तर पर लगभग कितने मिलियन लोग? तो 700 मिलियन लोग जो है गरीबी में रहते हैं, ये है विश्व बैंक के अनुसार, ठीक है। जो कि विश्व का जनसंख्या का कुल कितना है? 8.5% है। अब यहाँ पर देखिए आया क्या? विश्व बैंक। अब विश्व बैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा है पूछा जाता है? विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो विश्व बैंक और IMF ये दोनों को साथ में पढ़ना है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की स्थापना हुआ था 1944 में, ठीक है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व बैंक की स्थापना
किस सम्मेलन के तहत हुआ था? तो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। ये अति महत्वपूर्ण है ना। विश्व बैंक और IMF ये दोनों का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में हुआ था। और विश्व बैंक और IMF ये दोनों का मुख्यालय कहाँ है? ये दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC है ना, अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। और करंट अफेयर में एक क्वेश्चन याद रखना है, विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय पाल सिंह बंगा है ना। विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष अजय पाल सिंह बंगा है। बंगा से याद आ रहा है, एक क्वेश्चन आया था एक बार कि भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ? तो बंगा गांव में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में। ठीक है, बात करते हैं क्या भारत में गरीबी का आकलन कौन सी संस्थान करता है? तो भारत में गरीबी का आकलन करता है NSSO। याद रखना है, भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है? पूछेगा कौन संस्था करता है? तो NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है, चलिए अच्छा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य पूछे कौन है? तो वो हो जाएगा कौन? बिहार। और बिहार से एक और चीज़ याद रखना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी बिहार है। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यदि पानी का दबाव किसी वस्तु के दबाव से अधिक है तो वस्तु क्या होगी? देखिए क्या बोला कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यदि पानी का दबाव है ना, पानी का दबाव किसी वस्तु के दबाव, यानी कि जैसे ये पानी का दबाव है, अब किसी वस्तु का दबाव से ये अधिक है, तो अधिक रहेगा तो क्या होगा? वस्तु ऊपर उठेगी और तैरने लगेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तो ये तो समझने की चीज़ है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है क्या कि किसी तरल में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल उस तरल के भार के बराबर होता है जिसे वस्तु विस्थापित करती है। ठीक है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत से उदाहरण से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि तैरने का सिद्धांत किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तैरने का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो आर्किमिडीज का ये सिद्धांत के आधार पर ये तैरने का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में शुद्ध धातु किस पर जमा होती है? तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में शुद्ध धातु किस पर जमा होती है? तो ये विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में अशुद्ध धातु एनोड पर जमा होती है और शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होती है। ठीक है, याद रखना है, अब जो ऑप्शन में होगा आंसर हो जाएगा, है ना। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में अशुद्ध धातु कहाँ? एनोड पर, अशुद्ध एनोड पर। अशुद्ध धातु पूछा है ना, शुद्ध धातु किस पर जमा होती है? तो कैथोड पर हो जाएगा आंसर इसका, है ना, कैथोड पर ये जमा होती है। अब कैथोड, यहाँ एक चीज़ याद रखना है, कैथोड एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है ना, कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, जबकि एनोड धनात्मक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि कैथोड पर कौन सा होता है आवेश, एनोड पर क्या होता है? तो याद रखना है, कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है और एनोड जो है ये धनात्मक है। एनोड एक धनात्मक इलेक्ट्रोड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया था कि साबुन के अणु में जल रागी शिरा किसकी ओर आकर्षित होती है? तो साबुन के अणु में जल रागी शिरा जो है ये पानी की ओर आकर्षित होती है। देखिए साबुन के अणु में दो सिरे होते हैं, एक जल रागी और एक है जल विरागी होता है। अब जल रागी शिरा पानी में घुलता है, इनसे हाइड्रोफिलिक शिरा कहते हैं, है ना, इन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक शिरा कहते हैं। इसमें आमतौर पर कार्बोसिलेट जैसे आयनिक भाग होते हैं। जल विरागी क्या होता है? जल विरागी शिरा पानी से डरता है। ठीक है, देखिए जल रागी जो था ये शिरा जो पानी में घुलता है, लेकिन जल विरागी शब्द से, नाम से ही इसको पता चलता है ना, जल विरागी यानी कि पानी से दूर जाता है, ये डरता है। इसे हाइड्रोफोबिक शिरा कहते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब होता है कि डरना, है ना, पानी से डर लगना। यह आमतौर पर कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, अब ये फैक्ट्स भी याद रखना है कि जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो ये मिसेल बना लेता है ना, ये क्या मिसेल बना लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंध द्वारा किस पदार्थ से अम्ल और क्षार का पता लगाया जा सकता है? गंध द्वारा किस पदार्थ से अम्ल और क्षार का पता लगाया जा सकता है? देखिए प्याज, लौंग का तेल या तो वेनिला अर्क जैसे प्राण सूचकों का उपयोग करके गंध द्वारा अम्ल और क्षार का पता लगाया जाता है।
ठीक है। तो ये चीज़ें हैं क्या क्या, प्याज, लौंग का तेल या वेनिला अर्क जैसे प्राण सूचकों का उपयोग करके गंध द्वारा अम्ल और क्षार का पता लगाया जा सकता है। और ऑप्शन में यहाँ आपका था वेनिला अर्क, तो इसका करेक्ट क्या आंसर हो गया, वेनिला अर्क द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आप आने वाले शिफ्ट में अगर मान के चलिए यही क्वेश्चन अगर फिर रिपीट हो जाता है, आप वेनिला अर्क ऑप्शन में नहीं रहे, तो क्या होगा, प्याज या तो लौंग का तेल, है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना क्या। अब जैसे अम्ल और क्षार से बात आई है, तो अम्ल पूछा जाता है ना कि नीले लिटमस को कौन लाल कर देता है, तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल। ठीक है, और क्षार क्या करता है, क्षार इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि लाल लिटमस को नीला करता है। तो एक याद रखते हैं तो दूसरा अपने आप याद रहेगा, है ना, उसका उल्टा कर देना है। तो आपको याद एक ही रखना है, दोनों याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एक याद क्या रखना है, अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है। इसका एक चीज़ याद रखना है, एक नाम याद रखना है अपने दोस्त का, अनिल, है ना, यानी कि अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, ये इसको याद रखना कैसे, अनिल। ठीक है, अब क्षार का पूछेगा तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, है ना, तो यानी कि क्षार क्या होगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। अच्छा, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है, और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछा जाता है कि प्याज में विशेष गंध का कारण क्या है, तो प्याज में विशेष गंध का कारण होता है सल्फर यौगिक। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सी है, तो देखिए मुक्त अवस्था में पाई जाती है जो कम क्रियाशील होती है, कम क्रियाशील धातु जो है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें आंसर क्या था, इसका करेक्ट आंसर है सोना। जैसे कि सोना, प्लेटिनम, चांदी, तांबा, चांदी सबसे कम क्रियाशील धातु है, इसलिए वह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए अधिक क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको अगर ये लिस्ट याद रखते हैं ना, तो इसमें से कई क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपसे बन जाएगा। ठीक है, जैसे अधिक, सबसे अधिक क्रियाशील धातु डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो कौन सा, पोटेशियम है। ठीक है, देखिए ये है इधर नीचे से घटते से बढ़ते क्रम में। ठीक है, सबसे ऊपर में जो है सबसे क्रियाशील है, जैसे पोटेशियम सबसे क्रियाशील है पोटेशियम। यहाँ से देखिए 2-3 टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक तो ये हो गया था, एक सबसे अधिक पूछ लेगा, एक पूछेगा कि इनमें से कौन है, 4 को दे देगा, इसमें से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। मान के चलिए पोटेशियम नहीं दिया, अब ये चारों दे दिया, तो ये चारों में कौन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। तो ये लिस्ट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन है आपसे बन जाएगा आसानी से। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम, फिर सोडियम, है ना, ये लिस्ट ही आपको रट लेना। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, उससे नीचे आयरन, उससे नीचे टीन, फिर लेड यानी सीसा, उससे भी कम है कौन, हाइड्रोजन, फिर है कॉपर, और फिर मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, है ना, सबसे नीचे कौन है, गोल्ड है। तो सबसे कम क्रियाशील धातु यहाँ पर कौन सा है, गोल्ड है। और इससे भी नीचे आता है एक प्लेटिनम आता है। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। तो ये लिस्ट आपको याद रख लेना है, और इसके जो है ना टेलीग्राम पर हम इसको डाल देंगे। ठीक है ना, तो आप लोग वहाँ से मस्ती से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं क्या सोना के बारे में कुछ समझते हैं। जैसे कि सोना की बात करते हैं तो सोना का प्रतीक क्या होता है, तो सोना का प्रतीक होता है AU, और सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, 79 होता है। ठीक है, सोना से और 2 प्रश्न याद रखना, कौन कौन सा, सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सा है, तो सोना ही है। सबसे तन्य धातु भी पूछे तो सोना ही है। और सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन जारी करने के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित करता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित करता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस से एक चीज़ और पढ़े थे क्या, भूख, प्यास, नींद को नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, और पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित भी हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा था ग्रंथि के बारे में। अब बात करते हैं 2-3 प्रश्न यहाँ ग्रंथि से आपको याद रखना है। कौन सा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो कौन सा है, तो आपको लगता होगा क्या पिट्यूटरी, लेकिन पिट्यूटरी नहीं है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, पीनियल ग्रंथि है। ये भी मस्तिष्क में ही पाया जाता है, सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, याद रखना है, यह भी मस्तिष्क में पाया जाता है। अच्छा, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था कि बजट 2024 में
बेहतर भविष्य के उद्देश्य से कितने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को निर्धारित किया गया? तो 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को निर्धारित किया गया था। अब एक मैथ का क्वेश्चन ये आया था। अब देखिए इस टाइप का मैथ आ रहा है कि संख्या इतना का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? तो चतुर्थ समानुपाती क्या होता है? तो जैसे ऐसे यहाँ अनुपात होता है 20:30 और ऐसे करिए डबल अनुपात होता है और यहाँ x दे दीजिए। तो ये क्या होता है? इसको देखिए बनाने का तरीका तो ये है 20/30 करते हैं ना, ये बटा ये और फिर ये बटा ये बराबर में, तो 20/30 और बराबर 40/x। तो ऐसे बनाइएगा तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ये बीच वाला के गुना कर दीजिए, कितना होता है 4×1200, फिर इसको गुना करेंगे, इसको कितना गुना करेंगे 1200 आएगा, तो 60 से गुना करेंगे तो 60 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप याद रखना है इसको, ये फॉर्मूला सब याद रखिएगा है ना। गति का समीकरण से कोई भी प्रश्न आएगा तो आसानी से बनेगा, डायरेक्ट ये सूत्र भी पूछ लिया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है ना। पहला समीकरण गति का क्या है? v बराबर क्या है? u+at, और दूसरा समीकरण का s बराबर ut + ½ at², और तीसरा समीकरण है v² बराबर u² + 2as। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये सब रिवीजन कर लेना, ये पूछा जाता है ना। ट्रिगोनोमेट्री से प्रश्न पूछा जा रहा है तो ट्रिगोनोमेट्री से आपको जो फॉर्मूला है याद रख लेना है ना। और अलजेब्रा से भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो अलजेब्रा का फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है आपको रिवीजन एक बार कर लेना है ना। ये आपको थोड़ा सा यहाँ भी आपको हम ये PDF में भी दे दिए तो यहाँ से भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और मेंसुरेशन से भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मेंसुरेशन का भी कुछ फॉर्मूला आपको इस PDF में अटैच कर दिए तो आप लोग यहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और एक प्रश्न आपको साइंस में ये आ रहा है कि समांतर क्रम में आपका प्रतिरोध दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि R1 दे दिया है ना, R2 दे दिया और R3 यानी कि प्रतिरोध जैसे 40, 50, 60 इस तरह से प्रतिरोध दे दिया जाएगा। ठीक है, और बोलेगा ये समांतर क्रम में है तो इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो देखिए समांतर क्रम में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कुल प्रतिरोध बराबर होता है, समांतर क्रम में होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, प्लस डॉट जो भी रहेगा n तक, जितना तक रहेगा, ये समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम में जो है, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो वो सीधा वाला होगा, R1 + R2 + R3 ये होगा। ठीक है, अब ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, कभी याद रहे तो कैसे याद करना है? देखिए समांतर क्रम में बोला तो समांतर किसको बोलते हैं हम लोग? जैसे दो लाइनें, एक ऊपर एक नीचे, ये समांतर हो गया है ना, ये ऐसे समांतर हो गया, तो ऊपर नीचे वाला क्या समांतर है? तो समांतर श्रेणी में क्या ऊपर और नीचे है ना, ये वाला बटा वाला। तो समांतर श्रेणी में जो कुल प्रतिरोध होगा तो ये ऊपर नीचे वाला है ना, 1/R1 + 1/R2 ये बटा वाला होगा समांतर में। और श्रेणी क्रम में सीधा वाला होगा ना, सीधा वाला डायरेक्ट R1 + R2। जैसे कि मान के चलिए एक प्रतिरोध दे दिया 10, एक 20 है ना, और एक 30 दे दिया, बोला कुल प्रतिरोध कितना दे रहा है? सीधा जोड़ देना है ना, 30, 20, 50, 10, 60 आंसर हो जाएगा। लेकिन समांतर क्रम में बोलेगा तो इसको बटा में लिखना है ना, 1/10, 1/20 + 1/30, इसको टोटल इसको प्लस करना है। तो मेन फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको? समांतर में बोलेगा तो समांतर श्रेणी में कुल प्रतिरोध है ये ऊपर नीचे वाला 1/, में, और श्रेणी क्रम में ये सीधा वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ये ध्यान रखना है। और एक बात कहनी थी आप लोगों से कि एक या दो लोग ऐसे हैं जलनशील लोग जो कि गलत कमेंट यानी कि एनालिसिस ना करवाने की कमेंट करते हैं। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरह मैं बहुत संघर्ष से नौकरी लिया हूँ तो आप लोगों को भी बेहतर से बेहतर कंटेंट को बेहतर तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करें और आप लोग का जीवन भी सफल और आनंदमय हो। ठीक है, तो वैसे आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना सपोर्ट कीजिएगा। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।